हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सभी एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लिए गए हैं जो कि विगत वर्षों में बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईबीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन ईबीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है, बताना है। ऑप्शन ए है परिवार और रिश्तेदार, बी है पौधे, सी है आश्रय और डी है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ईबीएस व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आपका हो जाएगा पौधे, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य का संबंध व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। बी है नई पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज। सी है सामाजिक जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन और डी है सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो पर्यावरण अध्ययन को जो परिभाषित किया गया है वो हो जाएगा आपका एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप का अध्ययन करता है, इसलिए ए हमारे यहाँ पर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है, एक गैर जलवायु कारक है। गैर जलवायु कारक निम्न में से कौन सा है, बताना है। ऑप्शन ए है दबाव, बी है आर्द्रता, सी है नमी और डी है भूमि अवक्रमण। तो एक गैर जलवायु कारक जो होगा आपका हो जाएगा भूमि अवक्रमण, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है, बताना है। ऑप्शन ए है भूजल का ह्रास, बी है मिट्टी की उर्वरता बढ़ना और सी है वन क्षेत्र में वृद्धि करना, डी है प्रदूषण कम करना। तो फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में जो है प्रदूषण कम करना गतिविधि सही है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए है आयतन, बी है भार, सी है घनत्व, डी है वेग। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो किसकी वजह से होती है, बताना है। तो आयतन की वजह से होती है, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है। निम्न में से जंगल का कार्य क्या नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए है सतह से वर्षा जल को प्रवाह को कम करना, बी है मिट्टी के कटाव को रोकना, सी है स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना और डी है ध्वनि प्रदूषण कम करना। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और विगत वर्षों में बहुत बार ट्रेंड हुआ है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में से जंगल का क्या कार्य नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन ए है सतह से वर्षा जल प्रवाह को कम करना, मिट्टी कटाव को रोकना, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना और ध्वनि प्रदूषण कम करना। तो जंगल का जो कार्य नहीं होगा आपका वो ध्वनि प्रदूषण कम करना नहीं होगा, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो गैसीय जैव रासायनिक चक्र कौन सा नहीं होगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र है जो है गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, चंगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है रेबो, बी है चांगथंग, सी है ताशी और डी है जुले। तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेबो इनको तंबू को जो है कहा जाता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं वह स्थान कहलाता है। चांगपा जो जनजाति है वह अपने भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए है छप्पर, बी है घाटी, सी है लेक्स और डी है शेका। तो जो भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं वो लेक कहलाएगा, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह है और जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम झील में देखा जाता है। ऑप्शन ए है बोट हाउस, बी है घाटी, सी है खातबंद, डी है तालाब घरी। तो श्रीनगर में कई परिवार जो नाव में रहते हैं उनको क्या कहेंगे, तो वो आपके कहला जाएंगे घाटी, इसलिए 10th का हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है। कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है विरासत परिसर, धनुषाकार, कोरवेल्ड, इच्छुक विरासत। तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरासत परिसर कहलाता है ऐसा स्थान, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विरासत के प्रति जागरूकता, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में INTACH का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, बी है कला और सहकारी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, सी है स्थापत्य और सुलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास और डी है पुरातात्विक संचयी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। तो INTACH का जो पूर्ण रूप होगा वो आपका 12 का ए हो जाएगा, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए है 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, ऑप्शन बी है 1987 में राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता NWHS, ऑप्शन सी है 1990 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम TSCP और डी है 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और स्वच्छता कार्यक्रम NRDSP। तो जो कार्यक्रम महिलाओं के लिए शुरू किया गया है भारत के द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए, वो 13 का आपका ए हो जाएगा, 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2014, सी है 24 नवंबर 2014 और डी है 15 अप्रैल 2014। तो मुझे लगता है, जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगी, तो नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 अक्टूबर 2014 को जो है भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम शुरू किया था, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार INCOSPAR की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1953, 57, 1960, 1962। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, INCOSPAR की स्थापना जो है 1962 में की गई थी, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, टल्स TERLS या TERLS का पूर्ण रूप क्या है जिससे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बी है तुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सी है टू रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और डी है 3 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। TERLS का पूर्ण रूप जो होगा आपका तुम्बा इलेक्ट्रोनिक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन होगा, जो कि पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने
देश में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है CNSA चीन, बी है DLR अंतरिक्ष प्रशासक डेनमार्क, और सी है CNES फ्रांस, और डी है LAPAN इंडोनेशिया। तो सही सुमेलित जो नहीं होगी वो आपकी मैं आपको बता दूं तो बी हो जाएगी, जो DLR अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क। इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? ऑप्शन ए है 240 किलो, 300 किलो, 360 किलो, 400 किलो। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360 किलो जो है पहले आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण द्रव्यमान था, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है 1954, 1957, 1960 और 1963। पहला कृत्रिम उपग्रह जो आपका सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था वो आपका हो जाएगा 1957 में, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था? भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय उपग्रह था। ऑप्शन ए 17 साल से थोड़ा अधिक, बी है 17 साल से थोड़ा कम, सी है 18 साल से थोड़ा कम, डी है 18 साल से थोड़ा अधिक। तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन कितना था बताना है, तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 साल से थोड़ा कम, इसलिए 20 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, SLV-3 या SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? SLV-3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था बताना है। ऑप्शन ए 1970, 1980, 1984, 1987। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1980 में जो है SLV-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 या SLV-3 के प्रथम सफल परीक्षण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है रोहिणी सैटेलाइट 2, बी है कार्टोसैट 1, सी है कार्टोसैट 2 और डी है रोहिणी सैटेलाइट 3। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहिणी सैटेलाइट 3, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था बताना है। ऑप्शन ए है SROSS-1, ऑप्शन बी है SLV-3D1 और ऑप्शन सी है SROSS-C2, ऑप्शन डी है NSUSAT। तो कौन सा ग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था हमें बताना है। तो 23 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SROSS-1 जो है उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसरो के निम्नलिखित उपग्रहों पर विचार करें। ऑप्शन पहला है रोहिणी उपग्रह RSD-2, दूसरा है रोहिणी उपग्रह RS-1 और तीसरा है रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड RTP। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सफल रहा है बताना है। ऑप्शन ए है केवल पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा और ऑप्शन डी है 1 2 3 तीनों ही। तो कौन सा सफल रहा है इसमें से हमें बताना है। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है रोहिणी उपग्रह RSD-2 और रोहिणी उपग्रह RS-1 जो है दोनों सफल रहे हैं, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। पहला है चंद्रयान 1, दूसरा है मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। उपरोक्त में से किसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2।
तो फिर 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, दूसरा यहाँ तक होगा हमारा, है ना, मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट, है ना, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से कर सकें। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का कार्य है? ऑप्शन पहला है उपग्रह सैटेलाइट बनाना, और दूसरा है ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के बीच लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, तीसरा है भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना। निम्नलिखित में से सही कूट बताना है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी है 1 2 3 तीनों ही। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य क्या है बताना है। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों ही। उपग्रह सैटेलाइट बनाना, ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवा प्रदान करना और भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना, ये तीनों कार्य न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन पहला है हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए, दूसरा है चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी है, तीसरा है किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं होना चाहिए। तो सही कोड यहाँ पर भी चयन करना है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 तीनों ही। तो छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना है बताना है हमें। तो 27 का जो होगा वो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा जो है तीनों ही शिक्षक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कई छात्र छोटे परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है, दूसरा है इससे अनंत क्रियाएं होती हैं, तीसरा है यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यहाँ भी सही कोड का चयन करना है हमें। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी है 1 2 3 तीनों ही। तो 28 का जो आपका यहाँ भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सहकर्मी आधारित संचार है, इसमें अंतःक्रियाएं होती हैं, यह शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 28 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 है, कौशल जो छात्र छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं। पहला है विश्लेषणात्मक, दूसरा है संचार। यहाँ भी सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों ही, और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ही जो है छोटे परिचर्चा के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, विश्लेषणात्मक और संचार दोनों ही, इसलिए सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है बताना है। ऑप्शन ए छात्रों को संतुष्ट करना, बी है लेखन कौशल विकसित करना, सी है छात्रों की जिज्ञासा विकसित करना, ऑप्शन डी है बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ जो नहीं होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन कौशल विकसित करना। बाकी सारे जो होंगे हो जाएंगे करेक्ट, इसलिए बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेट 2026 की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लिए जा रहे हैं जो कि विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, और आगामी पात्रता परीक्षा में भी इनकी आने की संभावना 100% है। इसलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।